गुड मॉर्निंग। आगे की बात करते हैं हम लोग। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 टू 22। 19 से 22। टेलीग्राम का लिंक ठीक है, वो करवा देंगे, अभी सर शेयर करेंगे उसे, अनुराग सर। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से 22 हम लोगों ने इससे पहले स्टूडेंट देख लिया है। 18 तक के आर्टिकल हमने देख लिया था। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम, जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे किस आर्टिकल से कहां तक है? ये 19 से 22 तक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि आर्टिकल 19 में क्या बताया गया। तो आर्टिकल 19 में हमें कहा गया कि राइट टू 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम, आपको 6 प्रकार के लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी गई, 6 प्रकार की। इसके अंदर 19 के अंदर आर्टिकल 20 में हम लोगों ने क्या बात किया था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि कब हम आपको अपराधी बोलेंगे, कब आपको अपराधी नहीं बोलेंगे। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। जो आपने अपराध किया है उसका जो दोष सिद्ध होने वाला है, अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो आप अपराधी हैं, दोष सिद्ध नहीं होता है तो आप नहीं हैं। आर्टिकल 21 में हम लोगों ने कहा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार हमें है, यानी कि कोई भी आपको मारे ना, ये चीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अपनी जो पर्सनल स्वतंत्रता है उसका भी आपको संरक्षण मिले। इस वजह से इसमें कहा गया है 21 में, मतलब निजता, जिसे प्राइवेसी जिसे कहेंगे। 21 में क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यह राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि हम कैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा। 22वें में हम क्या बात कर रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि किस केस में आपको गिरफ्तारी से बचाव देना चाहिए, या अगर गिरफ्तार करना है किसी व्यक्ति को तो क्या लीगल राइट है जिसकी वजह से वो मतलब उस प्रोसेस से चले, एक लीगल स्टेप क्या है। ठीक है, ये नहीं कि कैसे भी आकर के और आपको गिरफ्तार करके लेके चले जाएं, तो वो बताया जाएगा आपको आर्टिकल 22। तो यहां तक हम लोगों ने समझा था 19 से 22 में टोटल 5 आर्टिकल जिसे हमें देखना है। 5 आर्टिकल्स 19, 20, 21, 21A एंड 22। आइए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, जो हमें 6 डेमोक्रेटिक राइट मिले हुए फ्रीडम, तो इसको कैसे ये बोले 19 में ही है, लेकिन 19 में डिफाइन कैसे कर रहे हैं एक एक पार्ट करके, जैसे 1A, फिर 19 में ये क्या बोल रहे हैं उसे 1B, फिर 1C, 1D, 1E, 1F, 1G। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आपको दी गई है इसमें। क्लियर है? एक इसमें से आपको हटा दिया गया है, 1F वाला। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था जो आपके 19 आर्टिकल में डिफाइन था 19 1F के अंतर्गत, अब वो आपका हट गया है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर
आर्टिकल 301 के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया। तो ये भी उसमें शामिल था, लेकिन जब हमने 44th अमेंडमेंट किया तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया आपके मूल अधिकार से, और ये चला गया लीगल राइट में पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में। पहला आपसे क्या कहता है, फर्स्ट जो फ्रीडम आपको मिली है वो आपसे क्या बोल रहा है, जरा पढ़िए उसको। आपको पढ़ते पढ़ते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में वो कह क्या रहा है आपसे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब वो चाहे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कोई विचार आपके दिमाग में चल रहा है उसको आपको व्यक्त करना है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। जो प्रेस फ्रीडम है, जो प्रेस होते नहीं है पत्रकार वगैरह वाले या जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, इन लोगों को सभी को जो अधिकार हैं वो आपके 19(1)A के अंतर्गत मिले हुए हैं। यानी कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम संविधान के खिलाफ कोई काम ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेट को ये पावर है कि वो चीजों को रोक सकता है। ठीक है, 19(1)B में क्या कह रहा है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपको सभा करने की स्वतंत्रता है बिना हथियार, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे आप लोग रैली वगैरह करते हैं या बहुत बड़ी सभा होती है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी होती है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, करिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वहां पर कोई ऐसा ना हो कि जो अब कोई पता चला बंदूक वगैरह लेके आ गया है, कोई तलवार लेकर के आ गया है, हिंसा वहां हो गई। तो इस केस में ये स्वतंत्रता तो है आपकी, लेकिन इस केस में जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, हो सकता है शांति भंग होने के चांस वहां पर हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने कदम उठा सकती है। तो आपको बिना हथियार यानी कि कोई हिंसा टाइप का कोई वहां पर नहीं करना है, बाकी आप सभा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम तो शांतिपूर्ण सभा की मांग कर रहे थे, फिर भी परमिशन नहीं मिली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो देखते हैं वो लोग, कहे तो आप रहे हो शांतिपूर्ण सभा, लेकिन अभी हम परमिशन दे दिए, आगे चल करके उसमें अराजकता तो शामिल हो जाएंगे और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इस वजह से ऐसा होता है। जो तीसरी स्वतंत्रता आपको दी गई है संगठन बनाने की। अच्छा, सभा जो है वो ज्यादातर आपके सार्वजनिक, चलो भाई तुम्हारे छत पे बहुत जगह है, आज यहीं पर करते हैं सभा। तो सभा करने की जो पावर है वो जनरली वैसे स्थान पे है जैसे बड़े बड़े मैदान है, रामलीला मैदान हो गया, कहीं आपके शहर में कोई बड़ा ग्राउंड होगा, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से वो करने की है, यानी कि सार्वजनिक। तो किसी प्राइवेट के घर में उसके जगह पर करने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपको वहां जाने से रोक सकता है। ठीक है, अच्छा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने की। आपने देखा है कि कितने सारे तो संगठन बन गए हैं, हर कोई संगठन अपना बना लिया है। ठीक है, बैटरी रिक्शा वाला संगठन अलग चल रहा है, उनका अपना है। ठीक है, डॉक्टरों का संगठन अलग है, नर्सों का संगठन अलग है, स्टूडेंट्स का संगठन अलग है। ठीक है, कुछ भी होता है तो एक नॉर्मल सा संगठन बन जाता है। तो वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको। क्लियर? टीचर का भी संगठन, हाँ बिल्कुल, टीचर का भी संगठन। तो आप कोई भी जो संगठन है वो आपको बनाने की स्वतंत्रता मिलती है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन हर चीज शांतिपूर्ण हो, उसका कोई गलत उद्देश्य ना हो। पता चला आपने संगठन बना के और देश के खिलाफ है काम करना चालू कर दिया, हम संगठन बनाएंगे उसके बाद कह दो कि कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर उनका है, ये सब करने लग जाओ, तो फिर निपटा दिए जाएंगे। स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आपके देश की संप्रभुता को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना? चोरों का संगठन, फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 19(1)D। आपको अपने देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, मूवमेंट करने की स्वतंत्रता है,
लेकिन कुछ एरिया हैं जहां पर आपको रोका जा सकता है, वहां के स्थितियों परिस्थितियों को देखकर। जैसे अब सपोज करिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, वहां पर भी आपको हो सकता है कि कुछ एरिया में जाने से रोका जाए। आर्मी एरिया होते हैं, छावनी होती है, तो वहां के जो कानून होते हैं वो आर्मी के चलते हैं, तो वहां पर भी वो आपको रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश का मामला आ जाता है, सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। तो अगर इनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या वहां से कोई गड़बड़ होने के चांस है, तो वो आपके इस मूवमेंट को रोक सकते हैं। लेकिन वैसे आपके बाकी जगहों पर जाने की स्वतंत्रता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, हमेशा वो उस तरह का होता रहता है हिंसा, नक्सलवादी एरिया है, तो अब नक्सलवादी एरिया में आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते कि आप जब मर्जी तब लेके घूम गए, पता चला वहां पे अटैक चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, हम घूमने जाएंगे नक्सलवादी एरिया। तो अब ये सब नहीं कहोगे कि ना आर्टिकल 19 के तहत हमें मूवमेंट करने का अधिकार है। तो अब इस तरह से नहीं है, मूवमेंट करने का अधिकार है, लेकिन जहां पर सिक्योरिटी की बात आ जाती है, देश से संबंधित कोई हो जाता है, या कोई बहुत आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है ना? तो ये चीज है, क्योंकि आदिवासी एरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलचाल में ही है, आपको देखा ही नहीं उन्होंने कभी कि इस तरह के कोई मनुष्य इधर रहते हैं, वो अपना चल रहे हैं, तो अचानक से आप पहुंचोगे तो तुरंत आपके अटैक कर देंगे आपके ऊपर वो। तो इस तरह से उन वहां पर भी जाने से आपको रोका जा सकता है। बाकी आप अपने देश में कहीं भी घूमते रहिए। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। 1E जो कहता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आप कई समय से वहां रह रहे हैं, किराए पर लेके मकान रहने लगे, और आगे चल के आपको वो जगह बहुत पसंद आ गई, अरे यार अब तो यहीं रहेंगे, आप आज से यहीं घर बसाएंगे। ठीक है, बसा लीजिए, आपको स्वतंत्रता है। अगेन वही, जहां पे रिस्ट्रिक्शन होगा वहां आप नहीं बसा पाएंगे। फिर वही चीज, वही जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, और बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है जाने के लिए, रहने के लिए। बाकी आप किसी भी क्षेत्र, आप यूपी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए ना, एमपी में जमीन खरीदिए, वहां पर अपना बसाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये स्वतंत्रता भी दी गई है, किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता आपके पास है। संपत्ति का अधिकार हमने बता ही दिया कि अब ये यहाँ से हट गया है, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार था 19(1)(f) में। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको कोई फोर्सफुली कोई व्यवसाय करने के लिए नहीं कह सकता, आप अपनी मर्जी से जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं वो आप करिए, इसकी स्वतंत्रता आपको है। अगेन वही, लेकिन उस व्यवसाय से या उस चीज से आप अब ये ना करने लग जाए कि सर 19वें में हमें एक स्वतंत्रता दी गई है व्यवसाय करने की, अगले दिन से हम एक फैक्ट्री खोलेंगे बम बनाने की, तो अब अगले दिन से सर कहा है ना व्यवसाय खोलने की, तो अब हम बम बनाएंगे, बम भी तो व्यवसाय में आता है। तो अब ये ना करने लग जाएंगे। व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि आप शुरू हो जाए और कुछ ऐसी चीजें करें जो देश के खिलाफ चली जाए या समाज को नुकसान पहुंचे। बाकी आप फ्री हैं जो भी करना है। तो हमने एक प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपकी देख ली। एक हमने देख लिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक जब तक आप देश के खिलाफ न जा रहे हो। आपकी कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसा चीज जो व्यक्त कर रहे हैं वो देश के खिलाफ न जाए। अब देश के खिलाफ वही ना, जैसे बार बार नहीं चलने लगा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के कई सारे जो चलने लगे थे बीच बीच में। तो अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ा कहलाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहलाएगी केवल आपके अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हाँ, सरकार से आप नाराज हैं तो सरकार की नीतियों का विरोध करिए, उनके खिलाफ अपना वो करिए, देश के खिलाफ मत जाइए। सरकार के खिलाफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है वो पॉलिसी बना रही है, हम खुश नहीं है, आप उस पॉलिसी के विरुद्ध अपना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर देश के खिलाफ बोलने लगेंगे तो फिर वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ठीक है। तो हमने एक ये देख लिया फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला। एक हमने देख लिया आपका कि आपको बिना हथियार या शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप सभा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे हम किसी के प्राइवेट घर में, प्राइवेट जमीन पर ये चीजें ना करें, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये काम आपको करने का अधिकार सार्वजनिक पर है जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है, अपने हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे किसी दूसरे को नुकसान उससे ना पहुंचे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आपको, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता।
और एक आपका जो छठवां है वो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये है डेमोक्रेटिक राइट जो आपके अब इसमें है। आई होप कि 19 वाला आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आपने 6 डेमोक्रेटिक राइट समझ में आ गए सबको, लेकिन किसी भी तरह से नहीं, मतलब थोड़ा सा लिमिट में रहकर हम लोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो 20 में वो क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसको देखते हैं अब हम लोग। जरा आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखो लिख दिया है हमने, पढ़ लीजिए, केवल बहुत रटने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसमें आता है। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने विचारों को व्यक्त करने के माध्यम बोलकर, लिखकर, छापकर, पेंटिंग करके कैसे भी कर सकते हैं, आपको मनाही नहीं है। आप बोलकर करना चाहते हैं बोलकर कर लीजिए, रिटन फॉर्म में करना चाहते हैं रिटन फॉर्म में कर दीजिए, प्रिंटिंग करके जैसे पैम्पलेट वगैरह बांटे जाते हैं आप वैसे कर लीजिए, पेंटिंग के द्वारा कर लीजिए, पोस्टर के द्वारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ बस ना हो, बाकी सब चीजें हैं। स्टेट किन आधारों पर आप पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो जो राज्य है, राज्य कह रहे हैं एक प्रकार से गवर्नमेंट की बात हो रही है, पूरे किन अधिकारों पे लगा सकता, किन बातों पर लगा सकता है। देखिए अगर आपका कोई भी ऐसा काम, आप अगर बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं या वो, उससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है, जैसे आप बार बार जम्मू कश्मीर करने लगेंगे कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है, ये तो उनका था, उनको दे दो, ये सब आप देश के खिलाफ, ये आप संप्रभुता के खिलाफ जा रहे हैं, इस पर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, राज्य की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है, पूरे देश के लिए, कि कोई ऐसा काम आप ना करें जिससे यहाँ पर कोई सिक्योरिटी की दिक्कत आए। लोक व्यवस्था, सामाजिक जो चीजें हैं वो आपकी, न्यायालय के अवमानना नहीं करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है। अगर आप सीधे जजों के खिलाफ ही कुछ करने लग जाएंगे, ये भ्रष्ट है, ये वो है, बोलने लग गए, तो बोलने की स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी गई है। अगर वो है तो न्यायालय की अवमानना मान ली जाएगी और आपको दंड दे दिया जाएगा, मतलब कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, मानहानि, यानी किसी का डिफेम ना करें, किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा ना कहें जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, ये भी इंक्लूडेड है, इस आधार पर भी आप पर रोक लगाई जा सकती है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध, आपका कोई भी अभिव्यक्ति या बोलचाल ऐसा ना हो जिससे दूसरे देश के साथ हमारे जो संबंध है उस पर प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश को बुरा भला कह रहे हैं कि इसके साथ तो हमारी बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, एकदम ये ऐसा है वैसा है, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगर हमारे संबंध बिगड़ेंगे तो भी आपके उस पर कार्रवाई हो सकती है, आपके उस स्पीच पर। शिष्टा एवं सदाचार से रहिए सभी के साथ, गाली गलौज मत करिए। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलने लग जाए, ये उसका भी राइट है। ठीक है, अब ये राइट है उसका, तो वो भी आपके खिलाफ जा सकता है कि भैया ये हमारे लिए इस तरह से बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको फॉलो करें। आपकी स्पीच ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें ये लगे कि आप किसी को भड़का रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, सम्मेलन स्पीच होता है और भड़काऊ भाषण हो जाते हैं, तो बहुत भड़काऊ भाषण जब हो जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये टोटल करीब 8 इस तरह के पॉइंट है जिनके आधार पर आपके इस फ्रीडम पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर हमें लगता है ऐसा कुछ कि आप स्पीच दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं और इस तरह से होता है तो आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि उस फ्रीडम में आता क्या क्या है, आपके इंक्लूड क्या है अभिव्यक्ति में। थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, बस एक दो बार पढ़ लेने केवल। प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, विज्ञापन देने की स्वतंत्रता है, आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। आपको आरटीआई जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 19 के तहत ही है, आर्टिकल 19 के तहत ही आप जो आरटीआई मंगाते हैं वो इसी के तहत है कि अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है तो आप सूचना मंगा सकते हैं। आपको सूचना का अधिकार है कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, ये कैसा है, आप समझाइए, कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। क्लियर है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था अरविंद केजरीवाल जी को, ये आरटीआई वगैरह के ऊपर काम करने के लिए ही। ठीक है,
ये 19 के तहत ये किसी अखबार पर प्री सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 19 आपको एक स्वतंत्रता और देता है कि आप किसी प्रेस पर, अखबार छापने वाले पर प्री सेंसरशिप नहीं, प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि अखबार प्रिंट करने से पहले आपको सरकार की परमिशन चाहिए होगी, मतलब कि हम ये अखबार छापे या ना छापे। तो आर्टिकल 19 में आपको ये फ्रीडम दी गई है कि अब ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप अपना अखबार छाप सकते हैं, प्री सेंसरशिप की जरूरत नहीं है आपको कि हर बार छापने से पहले आप सरकार के पास पहुंचो। देखो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अंग्रेज वाला अगर आप समझते हो तो अंग्रेज क्या करते थे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते थे कि अगर उस समय जब अंग्रेज थे कुछ भी छापना है तो आपको उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी आप पेपर छाप सकते थे। इस तरह से समय समय पर उन लोगों ने लगाए थे ऐसे प्रतिबंध। हम लोगों को 19 में स्वतंत्रता दे दी गई कि कोई भी जो अखबार है वो प्री सेंसरशिप के विरुद्ध होगा, मतलब आप उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, अलग बात है कि अगर वो छाप दिया है उसमें आपको कोई आपत्ति है तो आप उसके खिलाफ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, सरकार के खिलाफ आप विरोध और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का नहीं है, हड़ताल का प्रावधान नहीं है, बट लोग कर लेते हैं। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, ठीक है। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो टीवी वगैरह है उसमें आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको प्रतिबंधित कर दे पूरी तरीके से। अगर उन्होंने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी तो आप कहेंगे ये चैनल अब नहीं चलेगा, ये सरकार के खिलाफ जा रहा है। नहीं, ये आपको 19 में फ्रीडम दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी तरीके से काम कर सकता है। हाँ, कुछ लिमिटेशन होंगी, अगर उसके बाहर वो जाता है तो फिर आपको गवर्नमेंट को अधिकार होगा। फोन टैपिंग, आप फोन टैप नहीं करा सकते किसी का, ये भी इलीगल है। फोन टैपिंग कराना भी इलीगल है क्योंकि 19 आर्टिकल में ये चीज बताई गई है कि फोन टैपिंग के विरुद्ध भी आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये एक आपकी निजता का हनन हो गया, आपकी प्राइवेसी का हनन हो गया, और जो निजता वगैरह है उस तरह से भी आप देखें तो एक स्वतंत्रता वगैरह सब आपका हो गया। तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार ये भी है। अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, चाहे आप अपने खुद के विचार फैला रहे हो या फिर किसी और के, जैसे कोई दूसरा मैसेज आप करते नहीं, ट्वीट कर देते हैं, कोई एक पर्सन है उसने अपना किया, अब आपने उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आपके विचार तो है नहीं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के विचार है, बट आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये भी है, स्वतंत्रता के अधिकार में ये आपके पास है। तो ये बस केवल पढ़ने के लिए है या रटना उठना नहीं है। एक दो बार बस इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए कि क्या है जिसके आधार पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्या है जो हम लोग को मिला हुआ है। हाँ, याद बस इतना रखना है कि आर्टिकल 19 में किसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक फ्रीडम की फ्रीडम दिए गए, वो लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, अब आतंकवादी का कुछ है या कुछ इस तरह का एक्टिविटी है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा भाई, उसकी फोन टैपिंग तो करा ही सकते हो आप, ठीक है ना। अगर आपको ये है तो बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि अब वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा, देश की सिक्योरिटी का मामला है, तो उस आधार पर चीजें रोकी जा सकती है। तो हम लोगों ने देख लिया, 19 को अच्छे से क्लियर कर लिया। 20 पर देखते हैं स्टूडेंट। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है तो आपको सजा देने का क्या प्रावधान है वो बताया जा रहा है 20 में, आर्टिकल 20 में, कि अगर आपने कोई सजा कर दिया है, क्राइम कर दिया है, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे आपको। 3 तरीके से 3 बातें की गई। पहला, आपने अगर कोई जुर्म सपोज करो 1987 में किया, लेकिन एक जो करप्शन है, भ्रष्टाचार आपने किया 1987 में, लेकिन जो भ्रष्टाचार कानून बना था वो उस समय बना ही नहीं था। भ्रष्टाचार कानून बना जाकर के 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून बना 1988 में, और आपको इस भ्रष्टाचार के बारे में पता चला 2020 में। बात समझिए हमारी,
आपने भ्रष्टाचार किया 1987 में, लेकिन इस भ्रष्टाचार की जानकारी हमें हुई 2020 में, और जब ये भ्रष्टाचार किया गया था, पैसे का गबन जब किया गया था 1987 में, तो कोई कानून ही नहीं था। कानून बना 1988 में जाकर। तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून बना 1988 में, क्राइम आपने कर दिया था 1987 में, पता चला 2000 में। तो भले आपको ये पता चल गया कि भ्रष्टाचार किया गया था 1987 में, तो आप 1988 के आधार पर उसको सजा नहीं दे सकते। अब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी उस समय जो कानून चल रहा होगा, 1987 में जो कानून चल रहा होगा। अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई कानून उस समय रहा होगा 1987 का, उसी के आधार पर चल सकता है। ये नहीं कि अब आप 2020 में पता चल गया तो आप कहेंगे अरे 1988 में कानून बन तो गया था, लेकिन 1988 में बना है ना, क्राइम 87 में हुआ था। तो इसके आधार पर आप इस कानून को लगाकर नहीं कर सकते 1988 वाले को। हाँ, जब उसने भ्रष्टाचार किया था 1987 में और हमें पता चल गया है, तो हम उस समय कानून ढूंढेंगे कि 87 में कौन सा कानून था, उसके आधार पर हम उसको सजा देंगे। यह है पहला पॉइंट। तो इस चीज को समझने के लिए ही एग्जाम्पल हमने दिया था, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो। अब आप समझिएगा कि पहले वाले में पॉइंट क्या बोला इन्होंने। अब पढ़ के देखो, पार्लियामेंट यदि कोई क्रिमिनल लॉ पास करेगा तो वह लॉ उस दिन से लागू होगा जिस दिन वह पास हुआ है। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो जिस दिन इसने बनाया है, ये कानून उस दिन से शुरू होगा। अगर उस दिन से पहले कोई क्राइम कर दिया गया है, तो इस लॉ के आधार पर हम वो सजा नहीं दे सकते। सबको हेलो, यस, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जरूरी थोड़ो है कि तुम बोल नहीं पाओगे, सर वॉइस नहीं आ रही। अरे बहुत तरीके हैं, लिख के बता दो, एक्सप्रेशन से बता दो, कोई पेंटिंग करके बता दो, कुछ भी बता दो भाई, सब तुम्हारे पास व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप कहेंगे सर हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें स्वतंत्रता का अधिकार हनन हो रहा है, ठीक है। वॉइस और वीडियो दोनों कट रहा है, नेटवर्क गड़बड़ है क्या? अच्छा, रुक रुक जा रही है। हाँ, तो नेटवर्क में कोई इशू होगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई स्टूडेंट, कि कानून पहला जो है कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो जिस समय वो कानून बना है उस दिन से वो लागू होगा। अगर हमने उसके पहले क्राइम कर दिया है तो हम उस कानून के आधार पर नहीं कर पाएंगे, उस समय जो कानून रहा होगा उसके आधार पर आपको सजा मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई एक क्राइम किया है, आपने चोरी की है मोनू के घर, और आपको जेल भेज दिया गया मोनू के घर चोरी करने के आरोप में, और 6 महीने की आप जेल काट कर आ गए। 6 महीने की जेल काट कर आप आ गए मोनू के घर चोरी करने के आरोप में। अब अगली बार फिर लड़ाई हुई तो मोनू कहता है इसने 6 महीने पहले मेरे घर में चोरी की थी, इसको फिर से सजा दी जाए। नहीं, अब इस आधार पे नहीं दे पाओगे। एक गलती की एक सजा। हाँ, दूसरी अगर कोई गलती कर देता है, दोबारा अगर चोरी कर देता है, उस समय के बाद आया छूट कर क्या लेके जाएंगे, तो आप दोबारा अगर चोरी करता है तो इसके लिए कर सकते हो, क्योंकि अब ये दूसरा हो गया। पीछे वाले के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उसकी सजा भुगत चुका है। तो एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब
जैसे कई बार टीवियों में दिखाया जाता है, मूवी देख करके हम लोग का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। तो जैसे मूवी में नहीं देखते हैं, कई दिमाग लगाते हैं, अरे एक बार एक एक को मार दिया, हमने मर्डर कर दिया, फांसी की सजा मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगा या 10 साल का मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो चलो आज निपटा देते हैं 5 लोगों को, मिलना तो उम्र कैद ही है या समथिंग। नहीं भैया, पहली बार में जनरली फांसी नहीं दिया जाता है, बहुत रेयर, बहुत हीनस क्राइम होगा, अगर बहुत उस टाइप का अगर क्राइम होता है तब फांसी के दिया जाता है, नहीं तो जनरली वो 10 साल 14 साल इस तरह की सजा देते हैं। अब आपने अगर 3 तो मर्डर कर दिए तो 3 केस चल जाएंगे आपके ऊपर, और अगर एक केस में आपको 14 साल की सजा होती है तो 14 या 42 साल की सजा हो जाएगी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए टीवी के चक्कर में कि हम चाहे 10 लोग को मार दे तो एक ही बार मिलेगा और 5 लोग को मार दे, नहीं, 10 लोगों को मारोगे तो वो उनके ऊपर अलग अलग करके वो चला दिया जाएगा, और आपको अगर एक मर्डर के लिए 10 साल की सजा मिलने वाली थी तो अब वो उसी आधार पर कैसे कैसे वो बढ़ा दिया जाएगा, तुम जेल से छूट ही नहीं पाओगे कभी। नहीं तो जनरली होता क्या है कि या तो 14 साल की सजा दे देते हैं और बहुत हीनस क्राइम है तो फिर फांसी की सजा दी जाती है, बहुत बुरे तरीके से मारा गया या कुछ उस तरह से, तो फिर वो फांसी की सजा दे देते हैं। पहली बार में बहुत रेयर होता है कि मतलब वो करे, कोशिश करते हैं कि ये सुधर जाए, तो 10 साल 14 साल इस तरह से किया जाता है, या तो फिर उम्र कैद दे देंगे, इस तरह से चीजें होती हैं। और अगर वो नाबालिग है तो नाबालिग के केस में तो बात सिंपल सी बात है, उनके अलग नियम है भाई, हम उनको मृत्युदंड नहीं देते नाबालिग को, नाबालिग के केस का अलग चलता है, हमने बताया था आपको कानून के सामने वाले में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में समझाया था कि अगर नाबालिग है तो उसको नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको जनरली 3 साल की सजा मिलती है या उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जहां उसको रख करके सुधारने की कोशिश की जाती है, उसको तुरंत मृत्युदंड नहीं मिलता। वो 14 में बात किए थे हम लोग। सजा घटाई जा सकती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो बताएंगे आगे जब प्रेसिडेंट वगैरह पढ़ाएंगे, तो ये फांसी की सजा को भी कम किया जा सकता है। 10 साल की सजा है तो उसको वो 5 साल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर कठोर मेहनत की सजा दी गई है तो उसको कठोर मेहनत को घटा के वो नॉर्मल वर्क का दे सकते हैं, कई सारी पावर है उनके पास, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम वहां पर बात करेंगे। तो अभी हमने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाता। एग्जाम्पल दिया था हमने लालू यादव जी का। अब लालू यादव जी को चारा घोटाले में सजा मिल गई है, वो काट के आ गए, तो अब दोबारा उनको आप चारा घोटाला में नहीं भेजेंगे। हाँ, दूसरा कोई अगर केस आपके पास है तो उसको लगा करके आप उनको जेल भेज सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज जो एकदम होती है, सरकारी आदमियों पर, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन पर पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है, सिविल सर्वेंट्स पे चल सकता है। जो सरकारी लोग होते हैं, अगर इन्होंने विभाग में कोई भ्रष्टाचार कर दिया है, कोई भ्रष्टाचार कर दिया है विभाग में, तो फाइल पुनः खोली जा सकती है, वह फाइल फिर दोबारा ओपन की जा सकती है। सिविल सर्वेंट्स पे ये लागू होता है कि अगर उन्होंने कुछ किया है जनरल पब्लिक के लिए नहीं, तो वो भ्रष्टाचार मान लो इस समय कोई था, उसने अपनी पहुंच दिखा करके कुछ कर लिया होगा, बचने की कोशिश किया होगा, दोबारा इसकी फाइल, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि कोई भी क्राइम वगैरह अगर हुआ है, आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे, स्वीकार कर लो तुम ही ने मर्डर किया था, जो टीवी में दिखाया जाता है। अब आपने क्राइम किया और हम आपको ले गए कहां पर, जेल में, जेल में ले गए, हमने 2 दिन आपकी बढ़िया सुटाई करी दम से, पहले दो पुलिस वाले आए, उनने निपटाया, फिर और आए, फिर अब 2 दिन से आपकी पिटाई चल रही है, बार बार वो कह रहे हैं स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, कर लो स्वीकार, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो भैया हाँ ठीक, क्योंकि ये मान्य ही नहीं होगा कोर्ट में। कोर्ट में जाते ही ना, जैसे पुलिस वाला कहेगा कि साहब इसने तो हम लोग के सामने स्वीकार किया था, कोर्ट कहेगा ये एडमिसेबल ही नहीं है,
जब तक वो व्यक्ति कोर्ट के सामने न स्वीकार कर ले तब तक कुछ नहीं। तुम अपने दोस्त से चिल्लाते रहो, तुम मुझसे चिल्लाते रहो, कोई जबरदस्ती आपको मार के कुछ वाले, कुछ नहीं। कोर्ट में जो बोलोगे वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, कोर्ट के सामने आप जज के सामने हैं और आपने कह दिया कि हाँ मैंने किया है, तो है। आपको किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा है कभी टीवी वगैरह में क्या होता है, जब वो कोई गवाह वगैरह होता है और वो स्वीकार नहीं करता तो उसके घर वाले बीवी को उठा ले जाते हैं, बच्ची को उठा ले जाते हैं, किसी को भी उठा ले गए, ठीक। उसके बाद वो ये दिखाएंगे भाई, क्योंकि उसको सामने स्वीकार करवाना होगा ना, जज के सामने। तो भाई ऐसे तो करेगा नहीं, तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर तुमने नहीं स्वीकार किया तो बीवी को मार दिया जाएगा, तो बेचारा क्या करेगा, जज के सामने कह देगा हाँ मालिक हम ये, बस ये चीजें हैं, ठीक है ना। सर आप पिंक हो गए, अरे वाह, पिंक बहुत बढ़िया कलर होता है, ठीक है, अच्छी बात। तो ये बात, तो तीन चीजें आर्टिकल 20 में हमें तीन चीजें बताई जा रही है। आर्टिकल 20 में हमें तीन चीजें बताई जा रही है। पहली, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है कि उस दिन से माना जाता है जिस दिन वो लागू किया गया है। अगर आपने कोई क्राइम उससे पहले किया है तो हम उस कानून के आधार पे नहीं दे पाएंगे, उस समय जो कानून था उसके आधार पे आपको सजा दे पाएंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए हम एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते, एक अपराध की एक ही सजा है, ठीक है, और बार बार हम उसी अपराध के लिए दंडित नहीं करेंगे उसे। तीसरा, आपकी खुद की गवाही के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि स्वीकार कर लो या कर लो, ये क्योंकि ये गलत चीज होगी। अगर ये लोग लागू कर दिए होते फिर तो कभी भी पुलिस उठा के ले जाती, मार वार के आपसे बुलवा लेती। तो इस तरह से ये भी एक शामिल किया गया कि आपकी गवाही बस केवल तभी मानी जाएगी जब आप कोर्ट के सामने या जज के सामने वो स्वीकार करते हैं, ओनली, ठीक है। हो गया आर्टिकल 20, बात समझ में आई। आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता की बात की हमने, 6 स्वतंत्रता की। 19 में हमने 6 स्वतंत्रता की बात की। आर्टिकल 20 में हमने 3 पॉइंट बात किए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार जो आपको दिया गया है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये जरूरी है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार का मतलब जानवरों की तरह खाना, सोना या सांस लेना नहीं है। आप जानवर नहीं है, आप मनुष्य हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का यह है डिसीजन कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू लाइफ का मतलब जानवरों की तरह खाना, सोना या सांस लेना नहीं है, बल्कि हर उस चीज से है जिससे इंसान की जिंदगी जीने लायक बन सके, उसका जीवन सम्मान पूर्वक हो सके। हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में रह रहा है वो एक सम्मानित जीवन जिए, हम उसको बार बार अपमानित ना करें किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। ये हर व्यक्ति का अधिकार है, ये उसके जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। तो वो कोई भी ऐसी चीज जो उसको सम्मान देने में आती है, सपोज उसको लगता है मेरे पास पैसा है, विदेश जाने का है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको है अधिकार। आपको प्रॉपर नीड चाहिए, अगर कोई दखल देता है तो क्राइम है, क्योंकि आपको प्रॉपर नीड की जरूरत है, बिल्कुल। प्राइवेसी में कोई दखल देता है उस खिलाफ भी आप जा सकते हैं, निजता का अधिकार आपका है। तो जीवन जीना एक अलग बात है, जीवन जीने का मतलब होता है जीवन कैसे जिया जाए, क्लियर है ना। एक सही तरीके से जीवन जिए, आप भी ठीक तरह से रहे, दूसरों को भी नुकसान न पहुंचाए, कुछ अच्छे काम करें जिससे समाज का उत्थान हो, मतलब जीवन एक सार्थक हो। अब हम कहते हैं कि हमारे पास 70 साल है, 80 साल है, अरे कहाँ तुम्हारे पास 70 साल 80 साल है भाई, कहाँ है बताओ ना। तुम रोज सुबह उठोगे, नहाओगे धोगे खाओगे पियोगे, पहुंच गए ऑफिस,
9 से 5, उसके बाद फिर आए, खाए पिए, सो गए, फिर अगले दिन शुरू हो गए, फिर पूरे दिन भर काम किए, फिर आए शाम को, फिर सो गए, फिर अगले दिन सुबह उठे। तुम्हारा जीवन कहाँ है? जीवन तो बस यही है, इतने ही काम खाली कर रहे हो तुम बस पूरे जीवन में। रोज सुबह उठ रहे हो, खा पी रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर खा पी कर फिर सो जा रहे हो, फिर उठ जा रहे हो, फिर कर रहे हो। कब तुम्हारा एक दिन बीतेगा, महीना बीतेगा, साल बीतेगा, बुढ़ा जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कहोगे हमारे पास 70 साल। अरे कहीं नहीं है 70 साल, बहुत छोटा जीवन है। बस उतनी उतनी देर में तुम्हारा जीवन घूम रहा है, बस वही काम में। तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको जो करना है, एक सम्मानित जीवन जीना है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपके सम्मानित जीवन में बाधक है, तो वो आपके मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपके सम्मानित जीवन के लिए जरूरी है, वो 21 में शामिल है, आर्टिकल 21 में वो शामिल है। ठीक है ना? अगला पढ़ो। हो गया? तो कोई भी ऐसी चीज जो वो है, वो आपके लिए हो सकता है। पढ़िए इसको, नेक्स्ट 2 मिनट में। देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर है हमारी? देखो 21 में क्या है, ये रटना नहीं है, केवल आपकी समझ के लिए हम ये दे रहे हैं।
रटना नहीं है, समझ के लिए केवल देखो क्या क्या आता है। आजकल एक केस सब है, इतनी सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है आपको। जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक, आश्रय का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार। आपको पता है आपके ऊपर जो चालान किया जाता है प्रदूषण वाला, ये 21 में निहित है। मतलब प्रदूषण आप नहीं फैला सकते, प्रदूषण फैलाने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है। जो प्रदूषण वाला होता है वो शामिल है अनुच्छेद 21 में। आपको प्रदूषण नहीं फैलाना है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी, प्राइवेसी आपका है, इसमें कोई नहीं कर सकता। स्वास्थ्य, हेल्थ, कोई ऐसा काम आप ना करें जिससे दूसरे के हेल्थ पे दिक्कत हो, क्योंकि उसके पास भी अधिकार होगा। सूचना का अधिकार है, राइट, आरटीआई वाला। सोने का अधिकार, विद्युत का अधिकार, बिजली चाहिए, विद्युत का अधिकार भी दिया है भैया। मतलब अगर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है। 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आपको अकेले कारावास में बंद नहीं करना है, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है आपके पास, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध, विदेश यात्रा करने का अधिकार है आपको, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, आप अपना जीवन साथी खुद चुन सकते हैं। समझ गए? खुश हो जाइए, कोई फोर्स नहीं कर सकता, अधिकार है ये आपका मूल अधिकार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद नहीं करना है, ये केवल एक समझने के लिए हमने दिया था कि क्या क्या उसमें आता है, बस एक समझ बढ़ाने के लिए आपको। चलो इसको कंप्लीट करते हैं जरा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के से ही उसके जीवन में दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। मतलब कोई अगर कानून बनाना चाहे तो कानून के द्वारा ये चीज की जा सकती है, आपकी सरकार को लिया जा सकता है, तो अगर लगता है सरकार को कुछ ऐसा। तो एक केस हुआ था मेनका गांधी वाला। असल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तो मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। अब पासपोर्ट को जब्त करने के वजह से मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई। मेनका गांधी ने कहा ये मेरे, अगर आप मेरे पासपोर्ट को जब्त कर लेंगे तो मैं विदेश कैसे जाऊंगा, है हमारे पास, तो आप पूछिए गवर्नमेंट से तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया है, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार को पूछा, गवर्नमेंट को उस समय, आपने भाई क्यों जब्त किया है पासपोर्ट इनका, और ये एक मूल अधिकार का हनन हो जाएगा, क्योंकि ये विदेश जाने का अधिकार के पास है, वो आप छीन रहे हैं, पासपोर्ट के बिना जा नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि पासपोर्ट एक एक्ट बना था कि अगर हमें कोई संदिग्ध लगता है तो उस एक्ट के तहत हम पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मानते हैं बना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप कभी भी कुछ भी कर देंगे, आपको एक रीजनेबल प्रमाण देना पड़ेगा। अब इसके तहत तो आप किसी भी व्यक्ति को जब चाहेंगे तब पासपोर्ट जब्त करके घर पे बंद कर देंगे। तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ की वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है। अगर आपने किसी कानून को बना करके इनके चीजों को हनन करने की कोशिश की तो भले वो पहले से कानून बना होगा, हम चेक करेंगे उसके बारे में, नहीं तो इस तरह तो आप हर आदमी का ही पासपोर्ट जब्त करके रख लेंगे और कहेंगे कि ये एक्ट है, पासपोर्ट, हमें संदेह है इसके ऊपर। तो ये एक मेजर डिसीजन था मेजर गांधी वाला, ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया कि जरूरी नहीं कि हर लॉ सही ही हो, हम उसको चेक करने की पावर रखते हैं। अगर हमें लगा कि ये कानून खिलाफ जा रहा है तो सीधी सी बात है, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। इस तरह से मेनका गांधी को राहत मिली थी और उनके पासपोर्ट वगैरह को वापस दिया गया था, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें देखने को मिली है आर्टिकल 21 के तहत। तो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि 21 हमारे इस मूल अधिकार का हनन हो गया है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी आपको है। जहां आपको जीने का अधिकार है वहां मरने का भी अधिकार है आपके पास, गरिमा के साथ। एक है यूथनेसिया, यूथनेसिया बोलते हैं। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव वाला नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोई भी दवाई या इंजेक्शन देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त किया जा सकता है। मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई परिवार अब बहुत गरीब है और कोई उसके घर का है फैमिली मेंबर, और वो कई दिनों से मतलब भर्ती है, पैसा खर्च होता जा रहा है, तो हो सकता है कि कहें भैया इससे बढ़िया है कि मर जाए, इसके कष्ट से इसको मुक्ति मिल जाए और इसको कोई दवा या इंजेक्शन दे दो। तो नहीं, ये इलीगल है। कोई दवा या इंजेक्शन देकर आप उसे नहीं मारेंगे। अगर ऐसा करते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।